नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 1 अगस्त 2022 एसएससी फेज 10 की द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा द्वितीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो आज पूछे गए द्वितीय पाली में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई प्रश्न नहीं आया था या कोई भी प्रश्न गलत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप फेज 10 की एग्जाम देने वाले हैं तो ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगी, जैसे आपने एमटीएस में देखा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी। तो दोस्तों जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार ये 17.64% रहा था। राइट आंसर 17.64% करके आना था। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा कि भारत का समग्र साक्षरता दर क्या है 2011 के अनुसार, तो 74.04% जो है समग्र साक्षरता दर है। वहीं भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। वहीं जनसंख्या को लगातार कब से कराया जा रहा है? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से। आपको ये बात सब ध्यान रखनी है। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब होती है? 1951 में। लास्ट जनगणना कब हुई है? 2011 में। हालांकि 2021 में जनगणना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। वहीं पर जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो जनगणना से आपको इतना बात जरूर याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी का निर्माण किसके क्रम में किया गया है। दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया था। तो आवर्त सारणी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। तो यहाँ पे आवर्त सारणी का निर्माण जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है। हो सकता है कि पूछा गया हो कि आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन आप बच्चे ने इतना ही बता पाया तो मैंने इतना ही बताया। अगर आपको पूरा प्रश्न पता हो ये वाला तो हमें क्वेश्चन जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वाली क्वेश्चन। बात करें आवर्त सारणी, तो प्राचीन आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडेलीव। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मोस्ले हैं। और वर्तमान में जो आवर्त सारणी में टोटल जो तत्व को नॉमिनेट किए गए हैं कितने हैं? तो 118 है। अब आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है तो आप आवर्त सारणी को अच्छे से करके जरूर जाइएगा। खास करके जो अक्रिय गैस वगैरह हैं वो देख के जाइएगा, क्योंकि पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जो है एक उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी महिला ने सबसे पहले आत्मकथा लिखा था। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक ऑप्शन जो है जानकी देवी बजाज भी दिया गया था और यही राइट आंसर था। इनका जो आत्मकथा है इनका नाम था मेरा जीवन यात्रा और ये अशिक्षित महिला थी बेसिकली जो सर्वप्रथम जो है आत्मकथा लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जानकी देवी बजाज। एक प्रश्न आया था वाद्य यंत्र से। पहले शिफ्ट में भी सरोद के वाद्य यंत्र वाला पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में भी वाद्य यंत्र से पूछा गया। तो यहाँ पूछा गया था कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद से है। वहीं प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था बुद्धदेव दास गुप्ता, ये भी सरोद से हैं। साथ ही साथ अमजद अली खान सरोद से हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष दोनों बांसुरी के प्लेयर हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्लेयर हैं। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों तबला के प्लेयर हैं। तो आने वाले शिफ्ट में लिए यहाँ से जो है इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर का नाम आपको जरूर याद रखना है। एक प्रश्न आया था वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों पीडीएफ जो दी है एमटीएस का समग्र जो जितने भी 2022 में एमटीएस का एग्जाम हुआ उस पीडीएफ में ये एक्सप्लेनेशन में लिखा है जो है असम का मुख्यमंत्री कौन है, जहां पंजाब का मुख्यमंत्री पूछा गया था। तो असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है अभी? तो जगदीश मुखी है। तो आने वाले समय में जो है राज्यपाल पूछा जा सकता है असम का। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI का अध्यक्ष भी है हेमंत बिस्व शर्मा साथ ही साथ। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहते हैं? कॉमन सा प्रश्न पूछा गया था कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत के साथ साथ पाकिस्तान की भी नागरिकता प्राप्त थी और ये प्रथम ऐसे पुरुष हुए जो भारत रत्न प्राप्त किए और विदेशी हुए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की भी नागरिकता प्राप्त थी। मुख्य रूप से जो विदेशी है पूर्णतः विदेशी नागरिक जिसे भारत रत्न दिया गया ये नेल्सन मंडेला है। तो आने वाले किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छपेगी कि भाई जो है विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया तो नेल्सन मंडेला है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। एक प्रश्न आया था कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन है। आज राज्य और राज्यपाल सीएम से 3 प्रश्न पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट में, तो आपको जरूर करके जाना है। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं ये है थावरचंद गहलोत और ये जो है मुख्यमंत्री अभी कौन है वहाँ का? तो बासावराज बोम्मई जो है कर्नाटक का वर्तमान में मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार आपको केरल का देख के जाना है, साउथ का जो भी है आपको देख के जाना है। जैसे आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है राज्यपाल, ये सब आपको देख के जाना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था जो हमारे प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट हिट किया है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी पे है। दोस्तों मैं बार बार बताया कि इसका नाम बदल गया है,
कि रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और किसके नाम पे रखा गया है? जो नदी उसके बीच से प्रवाहित होती है रामगंगा नदी, जो गंगा की प्रथम सहायक नदी भी है, इन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम बदल दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर रामगंगा नदी हो जाएगा। इनके बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। अब बात करें थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ उत्तराखंड में स्थित है? स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। और इसके पहले जब जिम कॉर्बेट से पहले भी इसका एक अलग नाम हुआ करता था, हेली। सबसे पहले हेली, फिर जिम कॉर्बेट, और वर्तमान में इसका नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों हमारे इस चैनल पे जो है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का एक कंप्लीट वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए अगर एग्जाम देने वाले हैं तो। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों मौलिक अधिकार मैं एमटीएस से लेकर अभी तक बताते आ रहा हूँ कि इनका पूरा आर्टिकल और एक एक बात आपको देख के जाना है मौलिक अधिकार से। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है, जो कुल 6 है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तब से लेकर आज तक जो है 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार की परिकल्पना यूएसए से, अमेरिका के देश से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक कंज्यूम करते हैं? ये 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल में वर्णित है। अब जो है संपत्ति का अधिकार हट गया तो 6 बचा है। अब कुछ आर्टिकल इंपोर्टेंट है जो आपको जरूर देख लेना, जैसे अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत है, 14 है समता का अधिकार है, 18 उपाधियों का अंत है, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 21 निजता का अधिकार है, 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, 23 में मानव तस्करी पे रोक है, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से है, और 32 जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 को ही कहा गया है। वैसे संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि तैमूर लंग का आक्रमण कब और किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उस समय तुगलक वंश के शासक चल रहे थे दिल्ली सल्तनत पे, तो उस समय हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न रिपीट किया गया था जो एमटीएस में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखे हैं हरिसेन। इसमें जो है समुद्रगुप्त का जो है बड़ाई किए हैं प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। साथ ही साथ सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है किसे? गुप्त शासकों में, तो समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि जमानत खाना मस्जिद किस राजवंश ने बनवाए थे? तो वहां पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी राजवंश। यह मस्जिद जो है खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके पुत्र खिज्र खान के द्वारा बनवाया गया था। अब खिज्र खान जो है सैयद वंश के संस्थापक भी हैं, तो आपको इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे वंश पूछा गया था तो सीधे सीधे जो है खिलजी वंश राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि संविधान लागू होने वाली दिवस को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन से लेकर आज तक हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में। कॉमन सा प्रश्न है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, अंगीकार किया गया। पूर्ण रूप से कब लगाया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लगाया गया था संविधान। तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। साथ ही साथ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। आपको ये बात ध्यान रखना है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास होती है? 13 दिसंबर 1946। सबको याद करने का तरीका है 9, 11, 13, 2 दिन का गैप है। पहला बैठक 9 दिसंबर, दूसरा बैठक 11 और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ प्रस्तावित है? दोस्तों पिछला ओलंपिक 2020 में वाला जो है 2021 में कराया गया था पेंडेमिक के चलते, जो टोक्यो में हुआ था। अब अगला ओलंपिक जो होगा 4 साल के बाद होती है, तो ऑब्वियसली 2024 में होंगे, जो पेरिस में होंगे, फ्रांस में होंगे। तो यहाँ पे पेरिस राइट आंसर करके आना था। उससे अगला ओलंपिक की बात करें जो 2028 में होगी, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, तो आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अब ओलंपिक से थोड़ा, तो ओलंपिक जो है 2020 में जो 2021 में करवाया गया टोक्यो में, वहाँ पे भारत ने 7 पदक जीता। जो इस क्रम में है
1+2+4 है। एक जो है गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीता था। गोल्ड एकमात्र जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था, जो 87.5 मीटर जो है लेंथ की भाला जो है फेंका था, दूर भाला फेंका था। इनलिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया था, जो भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति बन गए जो गोल्ड मेडल जीते। एक प्रश्न जो है सबसे पहले और कि ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी से हुई थी, आधुनिक वाली एथेंस से। और पुरानी ओलंपिक जो प्राचीन काल में हुआ था 776 बीसी में, बाद में इसे बंद कर दिया गया था, ये भी एथेंस में हुआ था। लेकिन जब जो आधुनिक वाली ओलंपिक चल रही है आजकल, ये 1896 से स्टार्ट हुआ। तो बात करें भारत कब भाग लिया, तो 1900 ईस्वी से पेरिस ओलंपिक से भारत ओलंपिक में भाग ले रहा है। एक प्रश्न आया था कि प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज का लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहा है। एंटोनिम सैनोनिम से 4 प्रश्न जो आए हैं डायरेक्ट और काफी कॉमन रहे हैं। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूट का जो है एंटोनिम पूछा गया था, डिस्ट्रीब्यूट का, तो आपको पता ही होगा डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, अलग अलग करना। इसको वेंटो पूछा गया था, एकत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से आज का भी शिफ्ट जो है, दूसरा शिफ्ट भी मॉडरेट ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस के वीडियो के साथ। साथ ही साथ आज ही हमने इस चैनल पे वर्तमान में कौन क्या है वीडियो अपलोड कर दिए हैं करंट सेक्शन का। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज वहां पे जाके एक बार विजिट कर लीजिए, एक जो है पूर्णतः तैयारी हेतु।